अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें और स्पेशली बात करें जब हम 2020 से लेके 24 तक, और मोस्ट ऑफन कि 2022, 23 और 24, ये 3 पेपर्स अगर हम उठाकर देखते हैं तो सीसेट का पेपर इतना ज़्यादा हार्ड हो गया, इतना ज़्यादा हार्ड कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जीएस में कट ऑफ से 20 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, जो अबब दी कट ऑफ, वो सीसेट में 70 मार्क्स तक नहीं ला पाते। ठीक है, समझ रहे हो? एक एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो जीएस में उनका 100 प्लस मार्क्स आया हुआ है, 100 प्लस मार्क्स एवरी ईयर, बट उनका सीसेट में 70 क्रॉस नहीं हो रहा, 70 क्रॉस नहीं हो रहा, कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा। और क्यों? बिकॉज ऑफ द सीसेट दे आर नॉट एबल टू राइट मेंस। ओके, एंड द मेन प्रॉब्लम इन सीसेट इज दैट कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाता, हमारा मैथ का प्रॉब्लम होता है, और उस मैथ के प्रॉब्लम के रीजन से हम जो अदर उसमें जो टॉपिक है सीसेट में उस पर हम फोकस नहीं करते। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग से एवरी ईयर आप देखोगे कि अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर हम रीजनिंग पे फोकस कर लें, और रीजनिंग के साथ साथ अगर हम कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस कर लें, जो कि आपको 27 या 26 से 27 कॉम्प्रीहेंशन एवरी ईयर्स आता है। तो अगर हम कॉम्प्रीहेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क स्कोरिंग उन स्टूडेंट के लिए है जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनको 27 कॉम्प्रीहेंशन में से नेट माइनस मार्किंग करने के बाद अराउंड 20 से 22 तक करेक्ट करना चाहिए अगर उनको सीसेट क्लियर करना है, और ये पॉसिबल है। इट इज़ क्वाइट एंड इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 25 तक करेक्ट कर ले जाते हैं। ठीक है, 25 तक करेक्ट कर ले जाते हैं। और आप, अगर मैं 25 नहीं मानता, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो अगर 27 मान लेते हैं कि आपका कॉम्प्रीहेंशन आ गया, और आपने उसमें नेट अगर आपने 22 ही सॉल्व कर लिए, तो ये जानते हो आपको कितना मार्क फेच कर देगा सी सेट में? ये तो अगर 2.5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 प्लस मार्क्स, अराउंड 55 मार्क्स आपको सी सेट से आ जाएंगे। उसके बाद आपको रीजनिंग से और मैथ से जो नंबर सिस्टम्स आता है, वहां से आपको अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चन का तो मतलब समझ रहे हो कि अराउंड 25 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि आपको नहीं चाहिए। मैक्सिमम आपको 5 to 6 क्वेश्चन आपको वहां से सॉल्व करना पड़ेगा, और आप कसी से टर्न। लेकिन ये जो कॉम्प्रीहेंशन का मैं बात कर रहा हूँ कि 22 कॉम्प्रीहेंशन आपको नेट सॉल्व करना है, दैट मीन्स यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज की नहीं, यूपीएससी के जो सीसेट का पीवाईक्यू है उस पे जाने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो मैं ये आपको पीवाईक्यू सीसेट का सॉल्व करा रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंशन, अभी कॉम्प्रीहेंशन वाला ही पार्ट देख रहे हैं, जिससे कि जो मैथ में वीक भी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस है। तो इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट 85% से 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, एटलीस्ट। ठीक है, क्यों इतना कह रहे हैं 100% क्यों नहीं? क्योंकि जब आप 2023 का पेपर, 24 का स्पेशली जब कॉम्प्रीहेंशन देखोगे, तो उसमें जो अजम्पशन वाला पूछा गया है, अजम्पशन वाला जो पार्ट है, उसमें बहुत सारे कोचिंग जो हैं उनका भी आंसर वेरीज करता है, डिफरेंट डिफरेंट है। अराउंड आप देखेंगे 3 to 4 क्वेश्चन में, या 2 से 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो उनका आंसर है वो डिफरेंट आया है, सभी कोचिंग ने डिफरेंट डिफरेंट दिया है। तो मैं आपसे भी ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो क्वेश्चन आपके सही होंगे, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू करेक्ट दैट, बिकॉज ये जरूरी नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने जो करेक्ट और इनकरेक्ट बता दिया वही यूपीएससी अप्लाई करेगा। यूपीएससी का अपना आंसर होता है। ठीक है, तो पहली बात, जो श्योर शॉर्ट जो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट देखोगे, वो जो श्योर शॉर्ट आंसर देते हैं वो अराउंड 20 से 22 तक उनका श्योर शॉर्ट आंसर होता है क्वेश्चन का। उन 20 से 22 क्वेश्चन में आपको भी श्योर शॉर्ट होना है सीट सेट में, और आपको भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इतना आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, फिर जो 5 से 7 क्वेश्चन बचते हैं, उनमें आपको, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 से 3 क्वेश्चन में वेरीज करता है तो कोई बात नहीं। अगर 4 to 5 क्वेश्चन में अगर कभी बहुत टफ आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन, जैसे 2024 की बात करें तो स्टार्टिंग के जो कॉम्प्रीहेंशन थे बहुत टफ थे, बहुत ज़्यादा टफ। 2023 से भी टफ थे ये कॉम्प्रीहेंशन जो 2024 में आए थे। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें 3 क्वेश्चन तक जो है कॉम्प्रीहेंशन के डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स और डिफरेंट डिफरेंट आंसर की दिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन और 22 तक अगर आपने इक्वली सॉल्व कर लिया, और उसके बाद जो ये 5 to 7 क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो करेक्ट किया, वो आपको जो निगेटिव करेंगे उसमें आपका ये चले जाएगा, तो आपका जो नेट आएगा वो 20 से 22 क्वेश्चन तक आ जाएगा, जो कि आपका मार्क होगा 55 प्लस। ठीक है, तो ये अभी हम ट्राई करेंगे स्पेशली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और हाँ, आप
इससे पहले एक वीडियो 2023 के पार्ट की मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और सी सेट बहुत ज़्यादा, सी सेट प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, चाहे आप जीएस में कितना भी ले आए, लेकिन अगर सी सेट में आपको फेल हो गया ना तो आपको खुद से मतलब शर्म आने लगेगी। आप, मैं कई स्टूडेंट को इससे बता सकता हूँ कि जिन्होंने जीएस में क्लियर करने के बाद जब उनका सी सेट में नहीं हुआ तो वो इतना ज़्यादा सेड हुए, इतना ज़्यादा कि उनको बोलने में शर्म आई कि सर मेरा सी सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस ओवर द सी सेट, ट्राई टू सॉल्व द कॉम्प्रीहेंशन अगर मैथ अच्छा नहीं है। और कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ आपको क्या करना है कि मैथ के जो कुछ टॉपिक है जैसे नंबर सिस्टम्स हो गया, रीजनिंग रीजनिंग आप कर सकते हैं। इन टॉपिक से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने पहले में जो ईजी आते हैं, जो ईजी जो ड्यूरेबल्स होते हैं उनको करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, पीवाईक्यू के थ्रू बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हो गया भाषण, यहीं पर अंत होता है इसका। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, और यही स्ट्रेटेजी जो स्टूडेंट है वो फॉलो करें। ठीक है, जिनका मैथ ठीक नहीं है ज़्यादा। तो सी सेट में हमारा अप्रोच क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्यों पहले देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही डिसाइड करेंगे कि हमको पैसेज में किस वर्ड पर फोकस करना है, किस वर्ड पर हमें पैसेज में फोकस करना है, ये ऑप्शन हमारा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट रेशनल आपको जो मैसेज है पैसेज में वो बताना है, वो इन्फ्रेंसेस देना है, मतलब हवा हवाई बातें नहीं करनी है सिंपल में। तो फर्स्ट कह रहा है कि द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली सोलली, मतलब ये कह रहा है ओनली, मतलब कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वही पूरा रिस्पॉन्सिबल है फूड वेस्टेज के लिए। अब ऐसे जब ऑप्शन आते हैं तो ये इनकरेक्ट ही होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे आर इनकरेक्ट। ठीक है, फिर भी हम इसको पैसेज पढ़ के भी आपको इनकरेक्ट दिखाएंगे, बट ये इनकरेक्ट है, ऐसे जब भी ऑप्शन आपको मिले तो वो 90% चांस है कि वो इनकरेक्ट होगा। फिर कह रहे हैं कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हैम्पर्ड हुआ है क्योंकि फूड लॉस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे पैसेज में। ठीक है, फिर तो हमें अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे, लैंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, और किस पे फोकस करेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो फोकस करेंगे कार्बन फुटप्रिंट पे, कार्बन इमिशन पे फोकस करेंगे। और हम किस पे फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजीज पर। जो तो हम देखेंगे कि क्या ये सारे वर्ड हमारे पैसेज में मेंशन है किसी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, अगर नहीं मेंशन है तो वो ऑप्शन हम डायरेक्टली क्या कह देंगे कि गलत है। ठीक है, तो हमें पता है किसके किस पे फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, एक बार पैसेज रीडिंग करते हैं, एक्टिव रीडिंग करना है, आपको मार्क करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बता रहा है कि 1/3 ऑफ फूड प्रोडक्शन जो है इंडिया में, ठीक है, वो ह्यूमन कंजम्पशन का जो है वो लॉस्ट हो जाता है और वेस्ट हो जाता है ग्लोबली। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू हाउस होल्ड कंजम्पशन। मतलब कह रहा है कि जो फूड लॉसेस होते हैं, जो वेस्टेज होता है, थ्रू आउट सप्लाई चेन होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओनली डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनकरेक्ट हो गया उससे, क्योंकि पैसेज कह रहा है कि पूरे सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबल है फूड वेस्टेज का। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया पहला। फिर देखते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि कीवर्ड आपको याद रखना है। अब दूसरा कि ये कीवर्ड क्या, लैंड प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है और फूड वेस्टेज की बात कर रहा है और कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा है और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर हो गया कि थ्रू आउट एग्रीकल्चर जो होता है वो होता है, फिर थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम द इनिशियल टू हाउस, फिर कहें कि द इंक्रीजिंग वेस्टेज आल्सो रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन। वही पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कि फूड वेस्टेज क्या करता है, लैंड को डिग्रेड कर देता है, यही तो ये बता रहा है। तो टू इज ए करेक्ट। ठीक है, टू इज करेक्ट। फिर आगे देखते हैं, अब हमें टेक्नोलॉजी वाला ऑप्शन देखना है कि टेक्नोलॉजी पर बात कहीं ये कर रहा है कि नहीं। फिर देखिए कह रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices and excessive groundwater extraction. ठीक है, द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट इन अबाउट 3 कार्बन इमिशन, कार्बन डाई जो इमिशंस होता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि फूड वेस्टेज से क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेज भी निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर में मिलती है। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन क्या दिया है कि एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन द ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंटी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। तो हमने कार्बन एमिशन का भी देख लिया यहाँ पर, बट हमने कहीं भी नहीं देखा कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है पोस्ट हार्वेस्ट, तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ये तो सही है, कार्बन इमिशन वहाँ पर बिल्कुल बोला गया है। ठीक है, ठीक है, फिर ये कह रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो, इसके बारे में कहीं बात ही नहीं की, तो हमारा कौन सा आंसर सही जाएगा, 2 और 3। ठीक है, एक्टिव रीडिंग करोगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्टिव रीडिंग बस आपको करते रहना है। फिर ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर फोकस कीजिए आप थोड़ा, उसी का क्वेश्चन है ये दूसरा। जब, और एक मैं बात बताऊँ, जब अजम्पशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड होते हैं,
और यूपीएससी ने जब 2024 में इस पेपर में जब अजम्पशन पूछा तो वो स्पेशली और ज़्यादा हार्ड थे। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग के कुछ अजम्पशन वाले क्वेश्चन है उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो मैं बताऊंगा जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, और जो पैसेज में है वहीं से देखेंगे जो बहुत सारे कोचिंग ने दिया। करके द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड टू बी रिमेन एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड। देखिए, जब हमने पैसेज पढ़ा था तो अजम्पशन मतलब क्या होता है? अजम्पशन मतलब जो पैसेज में दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको अपना कुछ इन्फ्रेंसेस निकालने हैं, अपने कुछ आइडियाज़ देने हैं, वो अजम्पशन होता है। बट वो बेस्ड किस पे होना चाहिए? पैसेज पर। पैसेज से बाहर नहीं आप कुछ अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जब पैसेज के बाहर आपको एज्यूम नहीं करना है तो पैसेज क्या कह रहा था कि फूड का जो फूड जो वेस्टेज है वो होल सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिबल है। तो सप्लाई चेन में फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, तो इसको इफेक्टिव बनाना, अगर हम इसको इफेक्टिव बनाएंगे तो वेस्टेज ऑफ फूड ऑफकोर्स डिक्रीज होगा। यही तो अज्यूम कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, जो रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। क्या कहीं से भी पैसेज से ये पता चल रहा है कि सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरलिटी की पता चल रही है? क्या फूड वेस्टेज को उसने कहीं मॉरलिटी से लिंक किया है? हमने पढ़ा, कहीं भी लिंक आपको दिख जाए तो बताना। इन्होंने सिंपली यहाँ पर पैसेज में क्या कहा कि ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि फूड वेस्टेज हो रहा है, और जो फूड वेस्टेज हो रहा है वो थ्रू आउट सप्लाई चेन, प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन तक पूरा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि लैंड डिग्रेडेशन पे भी इम्पैक्ट जाता है, इसका लैंड भी डिग्रेड होता है। फिर उन्होंने कहा कि इससे अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। फिर उन्होंने कहा कि फूड वेस्टेज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है, फिर और भी इमिशन बहुत हार्मफुल गैसेस का होता है। कहीं भी इन्होंने ऐसा कहा कि भाई देखिए, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की या नॉन सिटीजन्स की। ठीक है, यहाँ पर तो स्पेशली ये भी नहीं बोला गया कि ये इंडिया ओरिएंटेड पैसेज है। इंडिया ओरिएंटेड भी पैसेज नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते ना। तो सिटीजन्स की ऐसी कहीं बात ही नहीं की गई है यहाँ पर, और ना यहाँ पर बात की गई है कि ये ऐसा कुछ होगा। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, तो 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। ये इजी क्वेश्चन था स्पेशली। फिर देखते हैं, ये पैसेज में पहले जाएंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ही हमारा लैंडमार्क है कि क्या आंसर होगा। इसमें भी वही पूछा है कि सबसे लॉजिकल और रेशनल बताना है जो पैसेज में दिया गया हो, जो इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हो। इन्फ्रेंस मतलब फिर वही आइडिया आप क्या, ये आप कह सकते हैं क्रक्स क्या है। क्रक्स भी इन्फ्रेंसेस से थोड़ा ऐड कर सकते हैं आप, बट इन्फ्रेंसेस क्या होता है? क्रक्स प्लस सम आइडियाज। ठीक है, और जब सेंट्रल थीम पूछे तो वो क्रक्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखते हैं कह रहा है कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। ठीक है, निगेटिव है, लेकिन अभी हम देखेंगे पैसेज, फिर इसको डिसाइड करेंगे। फिर कह कि द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा, वो तो पैसेज डिसाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमको मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों पे फोकस करना और देखना कि कैसे वो लिंक है। यही पूरा दोनों ऑप्शन बोल रहे थे। ठीक है, देखते हैं। कह रहे कि जैसे इन्फ्लेशन राइज होता है, इवन गवर्नमेंट जो प्रीवियसली कमिटेड टू द बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगती है और इससे और भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यही तो हुआ। फिर कह रहे कि हायर इंटरेस्ट रेट जो होगा, तो इन्फ्लेशन के टाइम जो हायर इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक जो आरबीआई करता है आर सपोज टू हेल्प प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिजिकल ऑस्टेरिसिटी बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेप्ट। हमें पता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? डेप्ट जो होगा हमारा, उस पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टेबल रेट सोच लीजिए कि जो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन कैसे होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है इसलिए इन्फ्लेशन हो जाता है। और फिर जो सेंट्रल बैंक है अगर वो अपना हायर इंटरेस्ट रेट कर देगा तो वो किसको हेल्प करना चाहता है? डेप्ट टेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट को। फिर कह रहा है कि वाइल पेइंग मोर टू बोरो, मतलब इन्फ्लेशन होगा तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बोरो करने के लिए। ये आप इको 450 जो मैंने सॉल्व कराया उसमें देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस। गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग कट करना चाहिए और टैक्स के थ्रू पैसा लाना चाहिए। कह रहे कि किस सिचुएशन में गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग एंड रेज टैक्सेस? जब इन्फ्लेशन राइज हो रहा हो, ना कि वो और ज़्यादा क्या करे, और ज़्यादा वो फ्रीली स्पेंड करे। ज़्यादा फ्रीली उसको स्पेंड नहीं करना चाहिए, उसको अपना स्पेंड कट करना चाहिए और टैक्सेस इंक्रीज कर देना चाहिए। सेंट्रल बैंक जैसे इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, आपको इकॉनमी पता होगा तो पता होगा। फिर कह रहे कि विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लॉस ट्रैक्शन। कह रहे कि फिजिकल पॉलिसी के बिना मॉनेटरी पॉलिसी फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यही तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था। यही तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि हायर इंटरेस्ट रेट बिकम्स इन्फ्लेशनरी नॉट डिफ्लेशनरी बिकॉज द सिंपली लीड गवर्नमेंट टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेप्ट सर्विसेज कॉस्ट। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड करती रहेगी तो इवन सेंट्रल बैंक कह रहा है क्यों इनइफेक्टिव हो जाएगा। ये यहाँ पर वो रीजन बता रहे हैं कि क्यों सेंट्रल बैंक की पॉलिसी जो है मॉनेटरी वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक हाई भी कर दे फिर भी इन्फ्लेशन जो होगा
वो इन्फ्लेशन ही रहेगा, वो उस इन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ही समझिए आपको। फिर कह रहा है कि द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अप अनमूविंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेप्ट राइजेस बिकॉज, तो पब्लिक डेप्ट किसका पार्ट है, गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट का, फिर वही बता रहा है ना कि, तो यहाँ पर आप हो गया, फिर बिकॉज इंटरेस्ट रेट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर बजट डेफिसिट और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को एक कहा गया कि एक अच्छे से काम करेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो कह रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द फिजिकल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, यही तो यहाँ पर सब बता रहा है कि व्हेन पब्लिक डेप्ट राइजेस बिकॉज इंटरेस्ट रेट बिकम, इंटरेस्ट रेट कौन देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मोर इंपॉर्टेंट टू बजटरी डेफिसिट। फिर यहाँ पे क्या दे रहा है कि द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूविंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेप्ट राइजेस, सब जगह यही तो लिंकेज बता रहा है ना। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, और ये देखते हैं अजम्पशन पूछा गया है इसमें, अजम्पशन भी देखते हैं। कह रहा है कि फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड, क्या अजम्पशन आप बना सकते हो पैसे से। तो देखिए अजम्पशन हमें इतना पता चला कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों साथ साथ काम करेंगे तभी अच्छा होगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग, सब चीज़ के लिए। तो अब देखते हैं, कह रहे हैं कि फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइजेस। हमने क्या देखा वो कि जब यहाँ पर ये पैसेज में कहा कि जो विदाउट फिजिकल बैकअप क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाई करने पर भी इन्फ्लेशन नहीं जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जब तक फिजिकल पॉलिसी नहीं सपोर्ट करेगी तब तक मॉनेटरी पॉलिसी भी नहीं है, तो यहाँ पर सोलली फिजिकल पॉलिसी का नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कह रहे हैं कि हायर प्राइस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। भाई क्या बोल रहा था वहाँ पर, सीधा यही बोल रहा था कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट होगा, इन्फ्लेशन होगा, तो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है, डेप्ट जो है वो राइज हो जाएगा ना, डेप्ट जो होगा राइज हो जाएगा, ये रिस्क हो जाएगा गवर्नमेंट के डेप्ट पर। तो यहाँ पर आपका आंसर दोनों ये इनकरेक्ट हो जाएंगे, यही तो इन्फ्रेंसेस जो हमें पैसेज पर ही निकालना है, जो अजम्पशन बनाना है वो पैसेज के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी का इसमें कुछ पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आपको पहले मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा जीएस का नॉलेज यहाँ पर जरूरी था कि हाँ इन्फ्लेशन और ये सब कैसे लिंक होता है। बाकी अगर नहीं भी पता था तो यहाँ पर बहुत जगह ऐसे आपको दिया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेबल डेप्ट, यहाँ पर बोला स्टेबल डेप्ट के लिए भी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो कट करना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं ना। तो वहाँ पर भी आपके कितने मार्क हो गए, 10-12 मार्क्स से ज़्यादा हो गए। फिर और देखते हैं, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से ज़्यादा हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और 10 मार्क्स हो गए हमारे। फिर यहाँ पर भी, फिर देखते हैं ऑप्शन पर सीधा चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फिर पढ़ेंगे और कीवर्ड देखेंगे कि कौन से कीवर्ड हमें पैसेज में ढूंढने हैं। कह रहा है कि मोस्ट लॉजिकल रेशनल इंटरेस्ट, ये 2024 में ऐसे बहुत क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल भी रहते थे, ठीक है। कह रहा है कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग जो है कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कितना पॉजिटिव बात कर रहा है ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहे, जबकि जब कहे यूपीएससी की स्टेक होल्डर अप्रोच होना चाहिए, तो ये सब बहुत पॉजिटिव टर्मोलॉजी है, ये यूपीएससी के बहुत लविंग टर्मोलॉजीज है, ठीक है। फिर भी इसको होल्ड करते हैं, पैसेज पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं कि इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेसी अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये भी देखेंगे कि क्या उसमें ब्यूरोक्रेसी और अर्बन प्लानिंग को कहीं लिंक किया गया है पूरे पैसेज में, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसमें क्या याद रखेंगे, फर्स्ट में कि अर्बन प्लानिंग और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को देखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, और कह रहा है कि इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज लोकल अफेयर्स जो है वो प्रॉब्लम है क्योंकि इनसफिशियंट फंड, तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना कि कहीं फंड फाइनेंस इसकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें क्या है, विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आवर अर्बन एरियाज प्लान डेवलपमेंट इन देम इज वेरी डिफिकल्ट, करें कि क्योंकि पॉपुलेशन के रीजन से प्लानिंग ऑफ अर्बन डेवलपमेंट डिफिकल्ट है। तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कुछ दिया हुआ है पैसेज में कि नहीं। तो हमें क्या क्या देखना है वो आपको पता चल गया, फंड के बारे में देखना है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखना है, और पॉपुलेशन और अर्बन प्लान के बारे में, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। वो वर्ड आपको एक एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, आपको इसे एग्जाम में भी याद रखना कि कहाँ मुझे फोकस करना है। तो कह रहा है कि टुडे इफ कंसीडर जैसे सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस एज सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही डेवलप और बहुत आइकॉनिक सिटीज़ हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा है इसलिए क्योंकि प्लान्स वहाँ पर जो है वो वेरी सिस्टमेटिक है, ठीक है, प्लान्स केयरिंग अ हैवी सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। अब ये सिस्टम अप्रोच को आगे मतलब बता रहा है कि क्या है, वर इम्पोज ऑन देयर प्रिंसिपल्स, द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थ्योरी क्या है, देखिए वही सिस्टम अप्रोच को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल एंड कल्चरल डिजायरेबल। मतलब उनको कहने का मतलब कि जब सिस्टम अप्रोच वो अप्रोच है जहाँ पर आपको सोशल, स्पेशियल और कल्चरल जो यूनिकनेस है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सिटीज ऐसे ही डेवलप हुई हैं, यही बता रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन था यही सही हो रहा है ना कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, अभी तक इसी को हम सही मान सकते हैं।
बट फिर भी और भी पढ़ते हैं क्लियर होने के लिए, ठीक है। डिजायरेबल कह रहा है, फिर 1 मिनट, ये पता नहीं, फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डिजायरेबल इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटिंग, फिर वही तो तमाम डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कराई, स्टैटिक्स हो गया, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हो गया, अल्गोरिदम की हो गया, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं किसका किसका, ये सब पार्ट है अर्बन प्लानिंग के, एक अच्छा है अर्बन प्लानिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच दिख रहा है ना। फिर भी देखते हैं फिर आगे, कह रहा है द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द बेस्ट व्हिच बिगेन टू ट्रेन प्रोफेशनल इन द प्लानिंग स्पॉन्ड सम ऑफ द मोस्ट इंजीनियस प्लानर्स, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि बेस्ट की जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने बहुत सारे प्लानर्स और इनकी जो बहुत सारे प्लानर्स को जन्म दिया, या फिर बहुत सारे प्लानर्स हुए वहाँ पर, ठीक है। हु वर एक्सपर्ट इन दीज डोमेन्स, फिर यहाँ पर देखिए दिस वाज बिकॉज दीज वेरी सब्जेक्ट वर अब्जॉर्ब इनटू द प्लानिंग करिकुलम, फिर करिकुलम की बात की, प्लानिंग करिकुलम दैट हैड इट्स रूट इन द सोशल साइंस जियोग्राफी आर्किटेक्चर, सोशल साइंस जियोग्राफी आर्किटेक्चर, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन प्लानिंग, आर्किटेक्चर प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। फिर नहीं यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया। फिर लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन पर आपको फोकस करना है क्योंकि लास्ट में बहुत सारे हमको कह रहा है कि प्लानिंग जो है इंडिया में एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम दी बेस्ट, बेस्ट से डिफरेंट है, ठीक है। तो कहीं हमने, मुझे तो ये कहीं भी नहीं दिखा कि, एक मिनट, मुझे ये ब्यूरोक्रेसी वर्ड तक पूरे कहीं में पे नहीं दिखा, कहीं ब्यूरोक्रेसी आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी कैसे अर्बन प्लानिंग को हैम्पर कर रही है, कहीं आपने ये सुना कि फंड और इनसफिशिएंट फंड की बात की जा रही हो, ठीक है, कहीं आपने सुना कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के रीजन से डिफिकल्टी है, कहीं नहीं आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखते हैं, यहाँ पर हम करिकुलम की बात देखते हैं, बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी और इंटर सब स्पेशल सब्जेक्ट और अप्रोच की बात करते हैं, तो यही हुआ ना, करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स, आप देखते हैं इसी का पार्ट है अजम्पशन वाला, हमने पढ़ लिया है, और पढ़ के हमें इतना आइडिया तो लग चुका है कि ये हमें ये बता रहा है कि जो अर्बन प्लानिंग है वो इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से डाइवर्स कल्चरल ये सब आइडियाज होने चाहिए। और लास्ट में एक लाइन जो मैंने बताई थी वो अजम्पशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि जो प्लानिंग इंडिया में है एंड इस जो इसके एजुकेशन है, जो इसका करिकुलम है टोटल, वो डिफर करता है बेस्ट से। तो बेस्ट का हमने देखा कि कह रहा है कि प्लानिंग बेस्ट है, न्यूयॉर्क, लंदन, ऐसी सिटीज़ डेवलप हुई हैं। तो हमारा जो प्लानिंग सिस्टम है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्लानिंग सिस्टम डिफरेंट है और थोड़ा गैप है, ठीक है, बेस्ट से। फिर देखते हैं कि कह रहा है कि इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विद द नॉलेज रिलेवेंट टू द मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस, यही तो वो लास्ट वाली लाइन में बोला जा रहा था ना। देखिए यहाँ पर आपको अजम्पशन निकालने हैं, और जब लास्ट पैसेज में आपकी लास्ट लाइन में ये बोला यूपीएससी ने कि जो इंडिया में प्लानिंग सिस्टम है वो डिफर करता है बेस्ट से, और पूरे पैसेज में बताया कि बेस्ट कैसे, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कैसे बहुत ही ज़्यादा उनकी प्लानिंग सिस्टम अच्छी है, ठीक है। तो यही ये बता रहा है कि इंडिया में कैसे गैप सिस्टम है, यही हम इन्फ्रेंस अजम्पशन निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा कि हमारे प्रोफेशनल ऐसे चाहिए जो प्रेजेंट सिचुएशन अर्बन प्लानिंग को समझ सके। फिर कहें कि इंडियन यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन द सिस्टम अप्रोच जो वहाँ पर पूरा डिस्कशन किया गया था वही अप्रोच बता रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या आप ये इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं वहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का कहीं मेंशन है, या फिर कहीं ये इन्फ्रेंसेस तो बिल्कुल नहीं निकल सकता कि इंडियन यूनिवर्सिटी इनकैपेबल है, नॉट कैपेबल यहाँ पर बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ऐसे किसी को यूपीएससी जनरली ऐसा कभी नहीं करता कि इम्पॉसिबल है, इनकैपेबल है, जब ऐसे वर्ड आते हैं तो वो ऑप्शन गलत ही होते हैं। तो ये इनकरेक्ट, यहाँ पर ओनली आप 1 सही मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पैसेज 2 देखते हैं, पहले इसके ऑप्शन को देखेंगे, अगेन वही हमारा होता है, ठीक है। ऑप्शन देखने के बाद हमारा एक क्वेश्चन तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। ये पूछा है सेंट्रल आइडिया, ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। जो सेंट्रल आइडिया पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हैं, ईजी टू मार्क्स हैं, उनको मत छोड़िएगा, क्योंकि अजम्पशन वाले में आपका रॉन्ग होगा ही होगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया वाले में मत छोड़िएगा। सेंट्रल आइडिया मतलब पूछा क्रक्स क्या है, क्रक्स मतलब आप जब कोई एस्से लिखते हो तो जैसे उसमें बोल दिया गया कि टीचर पे एस्से लिखो या किसी सब्जेक्ट पे, तो आप एस्से लिखने के टाइम पर क्या करते हो, कभी कभी उस टीचर की एरिया से बाहर चले जाते हो ना, टीचर से एरिया से एग्जाम्पल बहुत बाहर डोमेन के देते हो, बट जो क्रक्स होता है वो टीचर पर ही आपका रिवॉल्व करता है, तो वही आपको क्रक्स बताना है यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल आइडिया मतलब क्रक्स क्या है पैसेज का, जो मेन आइडिया क्या है पैसेज का। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज सोशल मीडिया इंश्योर इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, देखना पड़ेगा पैसेज पढ़ के कि सोशल मीडिया क्या इंफॉर्मेशन का है। फिर कह रहा है कि सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ट बाई कंपनीज टू मेक प्रॉफिट,
ओके, तो हमें पहले में क्या देखना है कि क्या सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस किया है। दूसरे में हमें देखना है कि क्या सोशल मीडिया केवल एक पैसा बनाने के लिए एक टूल बन चुका है आज के टाइम पे, ठीक है। फिर थर्ड में देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, थर्ड में ये क्या कह रहा है कि जो सोशल मीडिया है बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा। यही तो चेंजेस है ना, इसको आप इनकरेक्ट कर सकते हैं वैसे, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी तो क्या डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम देखेंगे पैसेज, और पैसेज छोटा सा है तो पढ़ लेंगे। फिर कह रहे हैं कि इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया जो है आर इनएविटेबल फॉर वेल फॉर्म्ड सोशल लाइफ। ये भाई तो इनकरेक्ट है, क्योंकि इनएविटेबल कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया नहीं यूज करते, और यूपीएससी ऐसा वर्ड भी नहीं देगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। अब हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, हमें ये देखना है कि सोशल मीडिया क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमें ये देखना है कि सोशल मीडिया क्या केवल एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है, और हमें ये देखना है कि क्या ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, क्या डेमोक्रेसी सोशल मीडिया को स्ट्रेंथन कर रहा है, वो हम पैसेज पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो पैसेज शुरू कर दीजिए। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है नॉट एवरी वॉइसेस ऑन द इंटरनेट कमांड द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस व्हेन anonymous private entities with the high capital can pay for more space for their opinion they are effectively buying a louder voice। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ सोशल मीडिया, कि जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा पेमेंट देगा उसकी वॉइसेस जो होंगे, उसके जो व्यूज होंगे वो ज़्यादा प्रमोट होते हैं, यही बता रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इन्फ्लुएंसेस थे, तो हमें इतना ही पता चला पहले पैराग्राफ से कि जो सोशल मीडिया है वो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, और जो पैसा दे दे उसकी वॉइसेस ज़्यादा लाउडर हो जाती है, नो मैटर कि वो ट्रू है कि रॉन्ग है, ठीक है। फिर कह रहे कि इफ पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज जो है इन द डिजिटल स्फेयर इज अ मैटर ऑफ आउटशाइनिंग वंस अपोनेंट टिल द इलेक्शन इज वॉन देन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स। देखिए यहाँ पर फिर ये क्या कह रहा है कि अगर सोशल मीडिया पर जो डिस्कोर्सेस हैं, जो स्पीचेस हैं, उसको अगर थोड़ा अपोनेंट के खिलाफ चला दिया जाए तो जो पॉलिटिक्स है वो सफर कर जाएगी, मतलब जो जीतना चाहिए वो नहीं जीतेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर भी ये बताया गया है। नहीं समझ में आया तो इतना समझिए कि सोशल मीडिया का भी जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है वो पॉलिटिक्स में है। अभी भी आप देख सकते होंगे कि सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिक्स होती है कुछ पार्टीज की होती है ना, तो ऐसा हो गया। फिर कह रहे कि बट यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर कहीं डेमोक्रेसी की बात अभी नहीं की हुई है, और ना यहाँ पर हमने कहीं देखा कि ये बात किया गया है कि इन्फॉर्मेशन का एक जरिया है सोशल मीडिया, कहीं पर भी नहीं। यहाँ पर अभी हमें सारा जो सेंट्रल थीम पैसेज का इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है। सेंट्रल थीम अभी तक जो हमें पैसेज का पता चला वो डिस्क्रिमिनेटरी है सोशल मीडिया, और जो ज़्यादा पैसे पे करता है उसी के ओपिनियन सेल होते हैं, ठीक है, यही अभी तक हमें पता चला। फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड, फिर से रिस्ट्रिक्शन की बात की गई, रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रमोशन, ये बहुत वेरी गुड, यही सब प्रमोशन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट मोर यूजर एंगेजमेंट मोर यूजर व्यूज। तो कह रहा है कि जो सोशल मीडिया का फोकस होता है वो ट्रूथ पे नहीं, क्या सच है क्या गलत है उस पर नहीं, इस पे होता है कि किस पोस्ट पे ज़्यादा व्यूज आएंगे, किस पोस्ट पे ज़्यादा इंगेजमेंट होगी लोगों की, फिर चाहे वो कैसा भी हो, न्यूडिटी हो, कैसी भी हो। फिर कह रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेशनरी दैट कंटेंट में भी, वो कितना बेकार कंटेंट है, नो मैटर, बट उस पर अगर व्यूज आ रहे हैं तो सही है। यहाँ पर आपको देख रहे हो क्या बात हो रही है, यहाँ पर कहीं भी पूरा जो सेंट्रल थीम है वो सोशल मीडिया के निगेटिव जो है, सोशल मीडिया का जो निगेटिव परसेप्शन है उस पर बात किया जा रहा है, जो निगेटिविटी है सोशल मीडिया की उस पर बात की जा रही है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि सोशल मीडिया कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, मार्केट प्लेस मतलब सभी लोग अपना व्यूज दे सकते हैं। वहां पर हमने क्या देखा कि कुछ लोगों के ही व्यूज लाउडर वॉइस दे रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर ये कह रहा है कि फिर ये देखते हैं पहले, कह रहा है कि सोशल मीडिया है बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, कहीं हमने देखा कि वहां पर दिया हो कि सोशल मीडिया है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और क्रिएट किया गया कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करे, और क्या ये सेंट्रल व्यू हो सकता है। पूरा पैसेज में कहीं एक बार पॉलिटिक्स की वो भी बात की गई है, और उससे ज़्यादा बात की गई कि कैसे बायस नेचर है सोशल मीडिया का, तो ये भी नहीं होगा। और ये इनएविटेबल वाला तो कहीं पे भी बात ही नहीं हुई है, तो हमारा क्या हो जाता है आंसर बी, कि सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ट बाई कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। यही तो यहाँ पर लास्ट में बोला गया, जो कंक्लूजन में क्या बोला गया कि ऐसे कंटेंट का प्रमोशन होता है जो ज़्यादा इंगेजमेंट लाते हैं, ज़्यादा व्यूज, ज़्यादा मनीज, चाहे वो जितने भी इन्फ्लेमेटरीज हों, चाहे वो जितने भी खराब कंटेंट हो, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से आपका इजीली आ गया, ठीक है। फिर आप अजम्पशन पर जाते हैं। अजम्पशन पे हमें ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया से अजम्पशन हम क्या निकाल सकते हैं वहाँ से हम ये अजम्पशन पहला निकाल सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इंक्लूसिव नहीं, क्यों, क्योंकि लाउडर वॉइस उनको मिलेगा जो पे करेगा, तो इंक्लूसिव कैसे हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, ये बार बार बोल रहा था, बिल्कुल सही हो गया। फिर कहे कि इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, यही तो बात की गई थी वहाँ पर एक पॉइंट में आपको, यहाँ पर और क्या दिखा था आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। कह रहे कि देन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स विल सफर, तो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स क्या करेगा, सफर करेगा, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर यूपीएससी में जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हुए, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। मैंने पूरा पैसेज से बताया, तो आप जब आएगा आंसर तब मैं आपको मैच करा के दिखा दूंगा,
यही आंसर होगा, सी ही होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा पैसेज है, देखते हैं। ठीक है, पैसेज पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस पैसेज में भी दो क्वेश्चन है, एक सेंट्रल आइडियाज पर है और एक क्या है, अजम्पशन पर। तो इसमें पहले अजम्पशन पूछ लिया गया है, तो अजम्पशन हम सेंट्रल आइडिया से निकालते हैं। तो सेंट्रल आइडिया पहले ऑप्शन देखेंगे कि कौन कहाँ कहाँ हमें फोकस करना है, क्योंकि अजम्पशन हमारे सेंट्रल आइडिया से ही निकलेगा। ठीक है, अगर हम सेंट्रल आइडिया पकड़ लेते हैं तो अजम्पशन हम वहीं से इन्फर कर लेंगे। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज। कह रहा है कि टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल चिल्ड्रन। देखिए, स्कूल चिल्ड्रन की जो, या स्कूल चिल्ड्रन में जो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी ही तो नहीं है ना, ये स्कूल के सब्जेक्ट पर, करिकुलम पर, टीचर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये तो आप इनकरेक्ट कर सकते हैं ना, ऐसे ऑप्शन आप जीएस के नॉलेज से ही इनकरेक्ट कर सकते हैं, और ये ऐसे ऑप्शन यूपीएससी बोलेगा भी नहीं ना। फिर भी मैं इसको आपको दिखा दूंगा, बट अभी मैं कह रहा हूँ ऐसे ऑप्शन जब आपको यूपीएससी में मिले इनकरेक्ट कीजिए। फिर कह रहा है कि मॉनिटरी इंसेंटिव टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज अ स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, देखते हैं। कह रहा है कि पेरेंट्स को मॉनिटरी इंसेंटिव देना चाहिए जिससे चिल्ड्रन के एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या बात कर रहा है। तो सी में कह रहा है कि पब्लिक पॉलिसी शुड बी इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट ऑफ द यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर ये बात कही, जो पब्लिक की पॉलिसी है वो जो यूथ है उसकी एक्सपेक्टेशन और उसकी कॉम्पिटेंसी जो है उस पर फोकस करें। ठीक है, फिर कह रहे इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट गो बैक टू एग्रीकल्चर। ये भी इनकरेक्ट ही होगा उस हिसाब से, क्योंकि ऐसा मतलब ये निगेटिविटी वाला ऑप्शन देगा नहीं यूपीएससी। ठीक है, कि अनलेस वहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर लोग करें तभी इंडिया का डेमोग्राफिक उसी पर डिपेंड है, पूरा डिपेंड है, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये और ये इनकरेक्ट आप पहले ही कर सकते थे, बाकी मैं इसको वहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे फोकस करना है, कॉम्पिटेंसी अचीवमेंट और एक्सपेक्टेशन पर फोकस करना है, और मॉनिटरी इंसेंटिव टू टीचर और पावर्टी पर। हमें पता चल गया किस किस पे वर्ड पे फोकस करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर आंसर आपका। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बाय द टाइम चिल्ड्रन रीच क्लास 8 द बल्क ऑफ द देम टेन टू द इन द एज ऑफ 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स, बट इन आवर कंट्री अबाउट अ क्वार्टर, वन फोर्थ आप कह सकते हैं, वन फोर्थ ऑल चिल्ड्रन इन क्लास 8 स्ट्रगल विद द रीडिंग एंड सिंपल टेक्स्ट एंड मोर देन। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर आपको एजुकेशनल पावर्टी की बात की गई है। मैं पावर्टी नहीं यूज करता, नहीं तो आप कहोगे कि वो ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या बात की है कि जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम क्या है कि चिल्ड्रन जो 8 क्लास के हैं या ऊपर हैं वो सिंपल टेक्स्ट भी रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है हमारे स्कूल लेवल पर। ठीक है, फिर कह रहे कि देन हाफ आर अनेबल टू बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, और उससे से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, ये नंबर आपको नहीं याद रखना कि वन फोर्थ बोला कि हाफ बोला, बस इतने से हमें क्या पता चला। जब आप यूपीएससी में एग्जाम में बैठेंगे तो इतने से आपको क्या पता चला कि हाँ, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, इतना ख़राब है कि कुछ चिल्ड्रन पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं कुछ स्कूलिंग में अपने। ठीक है, फिर करेगी एवरी ईयर अबाउट 25 मिलियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल मूव इन टू द लाइफ दैट लाइज फॉर देम बियॉन्ड कंपलसरी स्कूलिंग। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं की गई, बस ये बताया गया कि जो 8 क्लास के बाद जो पढ़ लिख भी नहीं पाते वो आगे बढ़ते हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं स्कूलिंग से, इनको कहने का मतलब जो अपने लाइफ में इंटर करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना का ट्राई करते हैं, तो दे कैन नॉट इंटर इन द वर्क फोर्स एट लीस्ट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर टिल द 18। तो ये भी एक क्या है, एक प्रॉब्लम है कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी जो पॉलिसी हो क्या बोल रही है कि आप इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, 18 एज के नीचे, ये हमारी पॉलिसी है। फिर फॉर मैनी फैमिली दीज चिल्ड्रन आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज ईवर टू गेट दिस फॉर इन स्कूल। ओके, तो पेरेंट्स क्या करते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जो आप को याद रखना था। जहाँ पे अभी तक हमने केवल इतना देखा कि स्कूलिंग की क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में एजुकेशन अच्छा नहीं होता, फिर उनको वर्क फोर्स में लिया नहीं जा सकता अप टू 18। तो फिर आगे कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स जो होंगे एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट्स फ्रॉम द, मतलब जो स्कूल से, देखिए स्कूलिंग से निकले तो वर्क फोर्स में नहीं जा सकते ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो फिर वो कॉलेज में गए और ग्रेजुएट किए, फिर कहते ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल विल गो हाई स्कूल एंड कॉलेज, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। हार्डली एनी वन वांट टू गो टू बैक टू द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिपोक्रेसी बताई गई कि इवन स्कूल के टाइम पे वो पढ़ लिख भी नहीं सकते थे ठीक से, फिर भी वो एग्रीकल्चर नहीं करते। ठीक है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाना चाहते। यहाँ पर फिर भी हमारे किसकी बात की गई, पॉलिसी की बात, जैसे यहाँ पर पॉलिसी की बात की गई थी कि 18 ईयर्स के नीचे नहीं कर सकते ऑर्गेनाइज सेक्टर में। फिर कहेगी ऑन द अदर हैंड एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कैपिटेंसीज जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन द अदर हैंड एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कैपेबिलिटीज आर फार लोअर देन दे शुड बी इवन बेस्ड ऑन करिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लास 8। कह रहा है कि जो इनकी एबिलिटीज होती है
वो इतना कम होती है कि जो क्लास 8 का स्टूडेंट की होनी चाहिए उससे भी नीचे। पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया है, ठीक है। पूरे पैसेज में हमें क्या क्या वर्ड नहीं दिखा है आपको पता हो जाना चाहिए। अब कहीं भी ये पैसेज में बात नहीं किया गया कि पॉवर्टी को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। कहीं भी मॉनेटरी बेनिफिट्स टीचर और पेरेंट्स को देने की बात नहीं की गई, ठीक है। कहीं भी ये नहीं बताया गया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर इंडिया को लेना है तो स्कूल पास आउट एग्रीकल्चर में जाए। यहाँ पर बात की गई है कि हार्डली एनीवन गो टू बैक टू एग्रीकल्चर, बट सेंट्रल थीम क्या पूरा एग्रीकल्चर पे ही बात हुआ। अगर पूरा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की बात करता तो मानते कि सेंट्रल थीम एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये तो एग्रीकल्चर भी सेंट्रल थीम हो ही नहीं सकता पॉसिबल। सेंट्रल थीम क्या है कि हमारे जो स्कूल की कंडीशन है, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारे कॉम्पिटेंसीज जो है स्टूडेंट की और अचीवमेंट्स जो है यंग पीपल आर नॉट अलाइंड और विद देयर एक्सपेक्टेशन। तो ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो उससे अलाइन हो, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हम केवल एलिमिनेट करके 3 डी से आंसर ला सी चूज कर सकते थे, इसीलिए मैं जो सेंट्रल आइडिया होता है वो मैं बहुत ईजी मानता हूँ। अब अजम्पशन देखिए, अजम्पशन वाले हार्ड होते हैं, ये तो और हार्ड है। तो अजम्पशन हम क्या बना सकते हैं कि स्कूल में प्रॉब्लम है इंडिया में, और प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसी के रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि सेंट्रल थीम हमने देख लिया पहले कि पॉलिसी ड्रिवन प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या अजम्पशन इससे बना सकते हैं। तो देखते हैं कि कह रहे हैं फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट्स। क्या कहीं भी मतलब ये इन्फ्लुएंसेस हम निकाल सकते हैं कि पेरेंट्स की ज़्यादा रोल है गवर्नमेंट से? अभी तक तो ऐसा इन्फ्लुएंसेस कहीं भी निकल नहीं रहा है ना पूरे से, कहीं भी इवन ऐसा बता नहीं रहा है कि पेरेंट्स के ज़्यादा रोल्स हैं गवर्नमेंट से, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम गवर्नमेंट की कॉलेज करिकुलर ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बताई जा रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्कूल करिकुलम जो है दैट कन्फर्स टूडेज रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर कंट्री मैं एड्रेस टू इशू ब्राउट आउट। देखिए इसमें ये तो इनकरेक्ट है, मैं 100% श्योर हूँ, चाहे किसी ने ये इनकरेक्ट आंसर दिया हो कोचिंग ने या नहीं। बट जो ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, पूरा अगर हम बात करें एजम्पशन तो ये एजम्पशन इन्फर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल करिकुलम क्या है, प्रजेंट रिक्वायरमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट की, या प्रजेंट रिक्वायरमेंट जो है, जो प्रजेंट नीड है वो नहीं फुलफिल कर रहा है। तो अगर हम यूनिफॉर्म करिकुलम लेकर आ जाएं तो वो एड्रेस कर सकता है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये हमारा मेरा जो आंसर है बी है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का डी भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट आई थिंक बी वुड बी करेक्ट इन दिस, ओके। तो बी सही होगा मेरा आंसर जो है वो। बाकी आप देखना और बताना कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। सेंट्रल थीम पहले सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उसी से आप इन्फ्रेंस और अजम्पशन बना सकते हैं। फिर ये आ गया एक कोई, ये देखिए पैसेज आ गया, लेकिन हमारा काम क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस। साइंस के बारे में ऑथर की थिंकिंग पूछी गई है, मतलब सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस। कह रहे हैं कि साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। ओके देखते हैं, तो हमें पहले में क्या देखना है, साइंटिस्ट और साइंस के बीच रिलेशन। फिर बी कह रहा है कि साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब ये स्टेटमेंट वैसे डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, और यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट को गलत ही बताता है। क्या यूपीएससी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये ट्राई करेगी कि ये ऑप्शन सही है, क्या अनसिविलाइज जो सोसाइटीज हैं उनके लिए साइंस नहीं है, उनके लिए भी है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल्स। तो ये यहाँ पर क्योंकि सिविलाइज सोसाइटी की बात कर दी, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर देखिए, फिर भी हम देखेंगे कि क्या कहीं सिविलाइज सोसाइटी का मेंशन हुआ है, कहीं साइंटिफिक अवेयरनेस लोगों में प्रमोट करने के लिए बात हुई है, बट मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली इनकरेक्ट करता इसको। कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट इन द साइंस, मतलब कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि साइंस में एडवांसमेंट हुए। चलिए देखते हैं, बट ये भी एक बहुत नैरो स्टेटमेंट बोल रहा है, जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ये नैरो स्टेटमेंट है पैसेज के अकॉर्डिंग। फिर कह रहे हैं कि साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल वेलफेयर। कितना ब्रॉड स्टेटमेंट है ये ना, सभी से ज़्यादा ब्रॉड यही स्टेटमेंट लग रहा है। फिर भी हम पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैसेज यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि बी टेक इट ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी के टाइम पे कह रहा है कि हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि साइंस की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सर। तो आप यहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरी से रिलेटेड कर सकते हैं। द आइडिया वुड नॉट हैव अकर टू न्यूटन और गैलीलियो, दे थॉट ऑफ साइंस एज अ अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज एंड द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे एक्नॉलेज वाज टू टेल द ट्रूथ। तो जो न्यूटन और गैलीलियो थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक चीज़ थी, उस समय वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोगों को सच बता दो बस कि साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है, ठीक है, या साइंस क्या है, ठीक है। तो ये ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, न्यूटन और गैलीलियो की वर्ल्ड के तरफ। फिर कहे कि द आइडिया ऑफ द साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज अ मॉडर्न, ये मॉडर्न आइडिया है कि साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी, ओके। फिर कहे कि एंड इट बिगिंस एट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि साइंस का जो आइडिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोशल एंटरप्राइज का है वो
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बिगिंस हुआ। यहाँ पर कहीं भी आप नहीं देखे होंगे जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द साइंस, ऐसा कहीं नहीं है, ये तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहे कि वी आर सरप्राइज दैट वी कैन नॉट ट्रेस अ सोशल sense further back to because we nurse the illusion that the industrial revolution ended a golden age। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया जो हमने बात की थी। कहीं भी ऐसा साइंटिस्ट का तो वर्ड का भी मेंशन नहीं किया, ऐसा कहीं बात ही नहीं हुई है ना कि हाँ साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, ऐसी कहीं आपने देखा है? ठीक है, ऐसा कहीं नहीं बात की गई कि साइंस और साइंटिस्ट के बीच जो कमिटमेंट है उसका फॉलो करना चाहिए। फिर ये भी नहीं कहा सिविलाइज सोसाइटी, जो मैंने पहले ही गलत बता दिया था, ऐसा कहीं बात ही नहीं हुई है। फिर कह कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस, नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने साइंस का जो सोशल इंटरप्राइज वाला कॉन्सेप्ट है वो लेकर आया, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फिर कौन हमारा आंसर बचता है? डी। और यहाँ पर ही हम देख सकते थे कि जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि बी टेक इट ग्रांटेड नाउ दैट द साइंस हैज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ही बता रहा है। और कह रहा है कि जो पहले की जो साइंस न्यूटन और गैलीलियो थे वो ट्रुथ को प्रेफर करते थे, तो उन दोनों के बीच ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी सोशल इंटरप्राइज की बात हो रही है। तो अगर आप बहुत फास्ट, अगर आपको टाइम नहीं तो आप केवल कीवर्ड देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए थे, तो डी सही होना था। फिर देखते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, और ये बहुत ईजी था क्वेश्चन, इसको तो आप नहीं छोड़ सकते थे। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, आज अभी इतना ही रखते हैं, बाकी का कल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।